रोल ऑफ द गवर्नमेंट एंड इकोनॉमिक। इस बार का जो इकोनॉमिक है वो टोटल गवर्नमेंट बेस है, मतलब जो भी है वो सारे गवर्नमेंट के बारे में ही बात की हुई है। सो अभी स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर से। मतलब फोर्थ सेम के इकोनॉमिक्स में टोटल हम लोग गवर्नमेंट के बारे में ही बात करेंगे कि गवर्नमेंट का इम्पोर्टेंस क्या है इकोनॉमिक्स में, क्योंकि यू नो द गवर्नमेंट प्लेइंग अ मेन रोल इन इकोनॉमिक्स नाउअडेज। द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन एन इकोनॉमिक, पब्लिक फाइनेंस। आज बात करेंगे पब्लिक फाइनेंस के बारे में। मीनिंग क्या होता है, बेस्ट टेबल के अकॉर्डिंग मीनिंग क्या होता है? पब्लिक फाइनेंस डील विद द एक्सपेंडिचर एंड इनकम ऑफ द पब्लिक अथॉरिटी ऑफ द स्टेट एंड their mutual relation as also with the financial administration and control. Public finance deal with the expenditure, खर्च और income. पब्लिक रिवेन्यू और पब्लिक एक्सपेंडिचर के बारे में बात करता है। ये पब्लिक फाइनेंस में इन सब के बारे में बात होती है। अब बेस टेबल से ज़्यादा क्लियर फिलिप्स टेलर का लगता है। दिस इज़ ईजी टू रिमेंबर, टू मेमोराइज। तो ट्राई करेंगे तो हम फिलिप्स टेलर का ही याद करेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे दो एक अच्छा लगता है थोड़ा लिखने के लिए, इसलिए लिख दिया। सो यहाँ पे मैंने थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक की है, तो सॉरी फॉर दैट। पब्लिक फाइनेंस डील विद द फाइनेंस ऑफ द गवर्नमेंट इंक्लूडेड राइजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट फंड। फिलिप्स टेलर ने सिंपल से बोला कि जो पब्लिक फाइनेंस है वो उसमें क्या आता है, वो किससे डील करता है। उन्होंने डायरेक्ट बोला, उन्होंने ज़्यादा कंफ्यूज नहीं किया है। तो उन्होंने बोला है कि जो पब्लिक फाइनेंस है वो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में क्या मतलब कि जो गवर्नमेंट पॉलिसी में क्या हम लोग को डिस्ट्रीब्यूशन करना है, मतलब कौन सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, किस में ज़्यादा पैसे डालें, और रिवेन्यू कैसे इंक्रीज़ करना है, पब्लिक रिवेन्यू इंक्रीज़ कैसे करना है और एक्सपेंडिचर कैसे करना है, उसके बारे में बात करता है ये पब्लिक फाइनेंस। ठीक है। पब्लिक फाइनेंस के दो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एसोसिएशन विद द पब्लिक फाइनेंस। पहला है फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी बहुत बार सुना होगा, गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी क्या है, बहुत बार सुना होगा आई थिंक। तो आज उसके बारे में देखते हैं एक्चुअली मीनिंग क्या होता है उसका। इट इज़ अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, कलर चेंज करती हूँ। It is the part of the government policy that deal with the rising revenue throughout the taxation, जो कि रिवेन्यू को बढ़ाता है। टैक्स के मतलब जो ये फिस्कल पॉलिसी है ये गवर्नमेंट पॉलिसी का एक पार्ट है जो कि रिवेन्यू को बढ़ाता है टैक्स लेके। मतलब हमको लूट के गवर्नमेंट अमीर बनती है। करेंगे जोक था ये। Other means and deciding the level and pattern of the public expenditure, और ये डिसाइड करता है कि एक्सपेंड कैसे करना है, कि लाइक मुझे कौन सी पॉलिसी इम्प्लीमेंट करनी है, उसमें कितना पैसा डालना है और कैसे करना है, वो सब ये फिस्कल पॉलिसी देखता है। ठीक है। इन अ मोस्ट मॉडर्न इकोनॉमिक द गवर्नमेंट डील विद द fiscal policy, while policy is composite of the tax policy, expenditure policy, investment or disinvestment strategies and public debt management। जो फिजिकल पॉलिसी है वो ये सब के बारे में भी सोचता है, लाइक कैसे पब्लिक डेथ को मैनेज करना है, क्योंकि उसको पे करना पड़ता है पब्लिक डेथ को। एंड इन्वेस्टमेंट क्या है, डिसइन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी, सबके बारे में कौन बात करता है, पब्लिक
फिजिकल पॉलिसी, सॉरी टंग स्लिप हो जा रहा है। सेकेंड है बजट पॉलिसी। इट रिफर्स टू द गवर्नमेंट strategy implement of the managing the budget. It is a more specific policy than fiscal policy. बजट पॉलिसी एक स्पेसिफिक पॉलिसी है जो कि यूज़ होती है, इम्प्लीमेंट वो कब इम्प्लीमेंट होती है, जब मैनेज करना होता है बजट को, ठीक है। सेकंड आता है फंड्स ऑफ पब्लिक फाइनेंस। पहला है पब्लिक रिवेन्यू, दूसरा पब्लिक एक्सपेंडिचर, तीसरा पब्लिक डेथ, चौथा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अभी इधर हम लोग ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे बिकॉज आगे के चैप्टर में सब डिटेल में ही है, मतलब मोर देन इनफ डिटेल है आगे के चैप्टर में। इस पर का इकोनॉमिक बेस्ड है, इस पर का इकोनॉमिक गवर्नमेंट बेस पे है, मतलब जो भी होगा सब गवर्नमेंट के बारे में ही हम पढ़ेंगे। सो अभी पब्लिक रिवेन्यू वी कैन ऑल्सो कॉल गवर्नमेंट रिवेन्यू भी कह सकते हैं, क्योंकि ये वो पैसे हैं जो हम पे करते हैं बट वो जाता है गवर्नमेंट के पास। हम मतलब अ जनरल पब्लिक हु इज टैक्स पेयर, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स पेयर। इट मीन्स फॉर द पब्लिक एक्सपेंडिचर। ये ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि पब्लिक एक्सपेंडिचर के लिए। द नेसेसरी ऑफ राइजिंग द पब्लिक रिवेन्यू फॉलोज फ्रॉम द नेसेसिटी टू इनकरिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर। जो अभी पब्लिक एक्सपेंडिचर आ रहे हैं उसको फुलफिल करने के लिए पब्लिक रिवेन्यू का इंक्रीजिंग में होना ज़रूरी है, मतलब अगर पब्लिक रिवेन्यू बढ़ता रहेगा। थर्ड इज पब्लिक डेथ। विथ द इंक्रीजिंग इन द एक्टिविटी ऑफ द स्टेट दैट शॉर्टफॉल ऑफ द इनकम ऑफ द स्टेट फ्रिक्वेंटली मेड अप थ्रू द लोन। मतलब जब इतने ज़्यादा अमाउंट नहीं रह जाते अपने पास कि हम लोग मतलब पब्लिक रिवेन्यू बहुत ज़्यादा नहीं आता है बट खर्चे हमारे थोड़े ज़्यादा होते हैं कि मतलब कोई भी पॉलिसी इम्प्लीमेंट करने के लिए अपने को एक्सपेंडिचर करना पड़ता है। अगर एक्सपेंडिचर रिवेन्यू से पब्लिक रिवेन्यू से ज़्यादा रहे तो पब्लिक डेथ का हेल्प लिया जाता है। द पब्लिक डेथ हैज़ बिकम द इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ रिवेन्यू बोथ इन द डेवलपमेंट एंड डेवलपिंग कंट्री। ये मेरे जो अंडरलाइंस है उन पे थोड़ा कम ध्यान देंगे तो अच्छा होगा बिकॉज टेढ़ी भी नहीं जा रहे हैं। दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो सो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। द पब्लिक डेथ हैज़ बिकम अ इम्पॉर्टेंट सोर्स। जो पब्लिक डेथ है वो इम्पॉर्टेंट सोर्स है टू डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्री के लिए। मतलब जो कंट्री डेवलपिंग है, जैसे लाइक इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री, सो इसके लिए ज़रूरी है, सम टाइम नीडेड। लाइक अभी वो बन रहा था बुलेट ट्रेन, तो जापान ने फाइनेंस किया था। दिस इज़ नॉट अ लोन, मतलब कह सकते कुछ टाइम के लिए लोन था, फिर उसके बाद उसको हम पे कर देते हैं, तो वही हेल्प समझ लो एक तरह से, फिर बाद में उसको पे करना होता है। पब्लिक डेथ हैज़ शोन एक्टेंसी इन टू इंक्रीज। वो पब्लिक डेथ क्यों लेते हैं, ताकि हम लोग बढ़ सके आगे, इंक्रीज हो सके, इसलिए। द स्टडी ऑफ पब्लिक डेथ हैज़ बिकम टू इंटेंजल पार्ट ऑफ पब्लिक फाइनेंस। एक मेन पार्ट है पब्लिक डेथ। सोर्सेस ऑफ पब्लिक डेथ, पब्लिक लोन, मेथड टू रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट, लोन एंड इंटरेस्ट। एक पब्लिक रिवेन्यू ऐसा भी होता है कि लाइक कोई गवर्नमेंट जैसे सारे शेयर्स एंड बॉन्ड्स निकालते हैं ना, तो फिर वो शेयर्स और बॉन्ड्स निकाला और उसको मतलब गवर्नमेंट ने शेयर्स और बॉन्ड्स निकाला। पास्ट में बहुत सारे ऐसे बॉन्ड्स और शेयर्स थे, आई कैन रिकॉल द नेम। तो वो सब क्या करते थे, उसका भी यूज़ होता था, तो उसे क्या मतलब एक बॉन्ड खरीदा, एक शेयर खरीदा, उसका कुछ पेमेंट होगा, फिर फ्यूचर में हम आपको इतना पे कर देंगे। उसे पब्लिक को मतलब
उससे गवर्नमेंट को भी पैसे मिल जाते थे और पब्लिक का भी कोई नुकसान नहीं होता था, एक पेपर या रिसिप्ट कह सकते हैं देते थे उसके लिए, ठीक है। नाउ फोर्थ एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, क्योंकि अभी तो चैप्टर शुरू हुआ है। फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, द स्कोप एंड द सब्जेक्ट मैटर द पब्लिक फाइनेंस इज नॉट confined only the study of the public expenditure, public revenue and public, मतलब ये कह रहे हैं कि जो स्कोप ऑफ पब्लिक फाइनेंस है वो बस पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक रिवेन्यू और पब्लिक डेट पे ख़त्म नहीं होता है। यहाँ पे फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वी ऑल्सो हैव examine the by which their process are carry out, उसको कैसे यूज़ करते हैं। फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में क्या ही करेंगे कि उसका किस जगह पे यूज़ करना है, प्रॉपर यूज़ हो रहा है कि नहीं, उसके लिए फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन इम्पोर्टेंट है। दिस इज़ डन बाय द गवर्नमेंट थ्रू द बजट के द्वारा। बजट में पहले डिसाइड हो जाता है ना, जैसे लाइक बजट पास होता है, पहले 5 ईयरली होता था, अब ईयरली होता है, यू नो। तो जो बजट पास होता है तो गवर्नमेंट डिवाइड कर देती है, स्टेट को इतना देना है और उसको इतना देना है, बस वही है। यहाँ पे हमारा चैप्टर एंड होता है। दिस इज़ मोर इन्फॉर्मेशन विच इज़ आई नोट, बता देती हूँ ये भी आपको, ये आगे के चैप्टर के लिए ज़रूरी है, ठीक है। कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है? कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस वो सरप्लस होता है जैसे लाइक अभी मेरे पास है 100 रुपये और मुझे एक पेन का बॉक्स चाहिए। वो पेन का बॉक्स मुझे लगता है कि ये 100 रुपये में मिलता होगा शायद। मेरा विलिंगनेस टू पे कितना है? 100 रुपये, ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये 100 रुपये में मिलता होगा। बट वो पेन के बॉक्स का मार्केट प्राइस कितना था? 80 रुपीज़। तो इन दोनों को माइनस करने पे मेरा एक प्रॉफिट हुआ 20 रुपीज़ का। हाँ, मेरा जो प्रॉफिट हुआ 20 रुपीज़ का वो क्या हो गया? मेरा सरप्लस हो गया, ठीक है। अब बात करेंगे प्रोड्यूसर सरप्लस की। ये चू अच्छा नहीं लग रहा है, नीचे जाते हैं। ओह माय गॉड। प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होता है? जो कि फ़ायदा होता है प्रोड्यूसर को जो कि फ़ायदा होता है। प्राइस पेड बाय द बायर एंड एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द सेलर। जस्ट लाइक मेरा एक प्रोडक्ट है, लाइक मैं एक पेन बनाती हूँ, सो मुझे एक बॉक्स का वैल्यू हो गया 60 रुपीज़, बट 60 रुपये सॉरी बट मैं बेच रही हूँ कितने में? मैं 80 रुपये में बेच रही हूँ, तो मुझे उससे 20 रुपये उसमें प्रॉफिट हो रहा है। तो प्राइस पेड बाय द बायर, मैं कितना पे कर रही हूँ? 80 रुपये। एक्चुअल कॉस्ट क्या लगा मुझे उसके पैकिंग में, उसके सब कुछ मिला जुला के मुझे उसमें लगे ओनली 60 रुपये। सो मेरा सरप्लस 20 रुपीज़। कंज्यूमर सरप्लस मतलब जो कंज्यूमर को फ़ायदा होता है किसी सामान को ख़रीदने में, और जो प्रोड्यूसर को फ़ायदा होता है एक सामान बेचने में, ठीक है। नाउ इन विद द सेशन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, वॉच कंटिन्यू, like, share and subscribe and comment best part of the chapter, and if you have any doubt comment, I will try to solve it. Thank you so much.